हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे बर्सर्क मांगा के फाल्कन ऑफ द मिलेनियम एम्पायर आर्क चैप्टर 286 ऑन बोर्ड से। इस अमेजिंग मांगा को लिखा है केंटारो मिरा ने। मांगा की शुरुआत होती है ब्रिटानिस बंदरगाह के कुशन एनकाउंटर के अगले दिन से, जब रोड्रिक का शिप सी हॉर्स समंदर के बीचों बीच स्कैल्जिंग आइलैंड की ओर बढ़ रहा है। शिप के मेन डेक पर इसीदरो और आजान की फाइट चल रही है, जिसे शिप का क्रू देख मजे ले रहा है। आजान के स्पेशल अटैक करने पर इसीदरो रस्सी के सहारे झूलते हुए उसे सेफ डिस्टेंस पर आ जाता है और तभी शिप के डगमगाने से आजान इम्बैलेंस हो जाता है, जिसका फायदा इसीदरो उठाते हुए उस पर बकेट उछालता है जो उसके हेलमेट को ढक लेती है और तुरंत ही उसकी तरफ कैनन बॉल लुढ़काता है, जिससे आजान गिर जाता है। अब इसीदरो उस पर हमला करने के लिए बढ़ता ही है कि आजान उसके रास्ते में अपनी आयरन हैमर ले आता है, जो इसीदरो के मेन पॉइंट में लगती है और वो जमीन पर पड़ा ये लड़ाई हार जाता है। क्रू को इसीदरो की कोशिश शानदार लगती है क्योंकि उसने आजान को लगभग हरा ही दिया था, और तो और उनकी ये फाइट रोड्रिक को भी एंटरटेनिंग लगती है, जो उनके इस लंबे सफर के लिए जरूरी था। वहीं आजान इसीदरो से मैन टू मैन स्वॉर्ड फाइट एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन इसीदरो अपनी चालाकी से चीजों को उपयोग करते हुए लड़ा, जो आजान को उसका तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया और वो उन्हें छोड़ डेक को साफ करने के अपने काम के लिए चला जाता है, जो अभी उसे दिया गया है। दरअसल नाव के साथ आजान भी बिना उसकी मर्जी के शिप में आ गया, क्योंकि वो उस लड़ाई के दौरान नाव में ही सो रहा था और उसी नाव में गर्ट्स और बाकी शिप में आ गए थे। आजान को काम करता देख सर्पिको उसे आजान के नाम से ग्रीट करता है, जिसे वो खुद भी नकार देता है। दरअसल अभी आजान भेष बदलकर ब्लैक मुस्टेश नाइट के नाम से रह रहा है, क्योंकि वो शर्मिंदा है होली से डिसमिस होने के बाद, और उसे क्या पता था कि उसकी मुलाकात गर्ट्स फानेसी और सर्पिको से इस तरह से होगी। रोड्रिक के नेविगेटर को अभी भी भरोसा नहीं होता जो ब्रिटानिस बंदरगाह पर हुआ। पूरे शहर का जलना, बादलों का शैतान और बिजली का हमला। और जब अगली सुबह रोड्रिक उस शिप में आया एक अधमरे इंसान को लेकर, और उनके साथ एल्फी, जिसे देख पहले तो क्रू डर गया, फिर उन्होंने इसे गुड लक की तरह एक्सेप्ट किया। रोड्रिक कहता है कि वो वहीं था जब ये सब हुआ, जो उसे जरा भी समझ में नहीं आया, लेकिन उसकी जिंदगी गर्ट्स और उसकी टीम ने ही बचाई है, इसलिए उन्हें सम्मान दें, स्पेसिफिकली लड़कियों को। जो नेविगेटर भी समझ जाता है कि बात फानेसी की हो रही है। सर्पिको फानेसी से मिलने शिप के गेस्ट रूम में जाता है, लेकिन इवेलेरा उसे अंदर आने से मना कर देती है, क्योंकि वो अभी अपनी अगली जर्नी के लिए प्रिपेयर हो रही है, जो होगा नेदरवर्ल्ड का। कमरे के अंदर श्रीके फानेसी की बॉडी में मैजिकल ऑइंटमेंट लगा रही है, ताकि वो एस्ट्रल वर्ल्ड से कनेक्ट हो सके, और वो उसे लेटकर कॉन्सेंट्रेट करते हुए जादुई मंत्रों का उच्चारण करने को कहती है। मंत्रों के उच्चारण करते ही धीरे धीरे उसके शरीर के सेंसेशन खत्म होने लगते हैं, उसके मन को छोड़कर, और वो खुद को धीरे धीरे इमेजिन करते हुए आकार लेने लगती है। तभी फानेसी की आंखें खुलती है और वो खुद को पंखों से भी हल्का महसूस करती है, और अब वो अपने सोए हुए शरीर को देख सकती है। ये देख फानेसी घबरा ही रही होती है कि श्रीके की एस्ट्रल बॉडी उसे शांत करते हुए बताती है कि ये तुम्हारी ल्यूमिनस बॉडी है एस्ट्रल वर्ल्ड में, जो मुमकिन हो पाया है उसके कंटिन्यूस ट्रेनिंग की वजह से। इवेलेरा उन्हें देख सकती है क्योंकि एल्फ खुद भी एस्ट्रल वर्ल्ड का ही हिस्सा है। श्रीके बताती है कि ये दरवाजा है जादू की दुनिया का, जिससे तुम स्पिरिट्स की मदद ले सकती हो, और ये उसका पहला असली कदम है जादुई दुनिया में। अब फानेसी अमेजिंग महसूस कर रही है और वो अपने टीचर श्रीके के लिए भी खुश है। फानेसी कन्फेस करती है कि पहले उसे जरा भी विश्वास नहीं था कि एप्पल के जरिए वो मैजिक सीख सकती है। अपने पिता के घर पर उसे लगा कि उसकी पूरी जर्नी एक सपना था, बल्कि सच तो ये है कि वो खुद को कमजोर यूजलेस फील करते हुए थक गई थी और इसलिए वापस भाग गई थी। लेकिन जब सभी लोग उसे लेने वापस आए तो उसे एहसास हुआ कि वो ग्रुप के लिए कितने इम्पोर्टेंट थे। श्रीके भी कन्फेस करती है कि उसके लिए अगर कोई चीज इम्पोर्टेंट थी तो बस मिस्ट्रेस और मेंशन ट्री, और कुछ नहीं। उसके लिए बाहरी दुनिया के लोग असभ्य और निर्दयी थे, जिनसे उसे कोई मतलब नहीं था। लेकिन मेंशन ट्री के बाद के सफर में उसे जो प्यार, हमदर्दी और दोस्ती मिली, उसने उसकी सोच बदल दी। तब भी वो लोग असभ्य तो थे ही, लेकिन उनकी भी एक इम्पोर्टेंस है। श्रीके अब फानेसी को बाहर चलने को कहती है ताकि वो उसे एस्ट्रल बॉडी की उड़ान सिखा सके, जो फानेसी के लिए एक अमेजिंग फीलिंग है। वो खुद को दुनिया के ऊपर उड़ते हुए महसूस कर रही है, और तभी वो मास्ट के नीचे गर्ट्स को खड़ा देखती है, जो दूर से ही कास्का पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि अभी कास्का अकेले ही शिप की बाउंड्री पर खड़ी समंदर देख रही है। गर्ट्स उसे देख ही रहा होता है कि अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, जो बर्जर्कर आर्मर के ओवर यूज की वजह से है, और वो फिर अपनी आंख बंद करता है और उसके बाद उसकी नजर ठीक हो जाती है। ये पूरा माजरा श्रीके और फानेसी दूर से ही देख रहे हैं, जिन्हें भी गर्ट्स की इस हालत का पता चलता है। तभी रोड्रिक गर्ट्स से मिलने आता है, जो उसे अंदर आराम करने को कहता है, लेकिन गर्ट्स अभी कास्का पर नजर रखे हुए है, जो एक पक्षी को देख उसे पकड़ना चाहती है। रोड्रिक गर्ट्स को कास्का के और करीब रहने को
कहता है, लेकिन गर्ड्स ऐसा नहीं कर सकता और वो गर्ड्स से उसके कास्का के साथ के रिश्ते के बारे में पूछता है, जिसे सुन सडनली श्रीके और फानेसी भी उसके जवाब के लिए इंटरेस्टेड हो जाते हैं। रोड्रिक फिर पूछता है कि क्या वो तुम्हारी औरत है। गर्ड्स बताने वाला होता ही है कि अचानक फानेसी की आंख उसके शरीर में खुलती है। फानेसी को समझ में नहीं आता कि अचानक क्या हुआ, वो कैसे अपने शरीर में आ गई और क्यों, जिसका जवाब अभी श्रीके के पास भी नहीं है। वहीं गर्ड्स नोटिस करता है कि कास्का पक्षी को पकड़ने के चक्कर में लकड़ी के ऊपर चढ़ गई है और उसे खतरे में देख गर्ड्स तुरंत ही नीचे कूद कास्का को बचाने के लिए उसके पीछे लकड़ी पर चढ़ जाता है। लेकिन कास्का अभी भी गर्ड्स से दूर रहना चाहती है और गर्ड्स के वापस बुलाने पर भी वो वापस नहीं आती और खतरनाक तरीके से लकड़ी पर खड़ी हुई है कि तभी शिप लहरों में उछलती है और कास्का अनबैलेंस होकर पानी में गिर रही होती है कि गर्ड्स हाथ आगे बढ़ाकर अपने नकली हाथ से उसे थाम लेता है, लेकिन उसकी पकड़ अभी कमजोर है और कास्का पानी में जा गिरती है। गर्ड्स तुरंत ही अपनी परवाह ना करते हुए पानी में कूद जाता है और ये देख रोड्रिक मदद के लिए क्रू को बुलाता है। गर्ड्स पानी के अंदर कास्का को पकड़कर वापस ऊपर ले आता है, लेकिन कास्का घबराते हुए गर्ड्स के ऊपर ही छटपटाने लगती है, जिसे गर्ड्स बोट के आने तक किसी तरह संभालता है और किसी तरह उसे बोट के ऊपर चढ़ा देता है। तभी एक और लहर आती है और गर्ड्स पानी में डूब जाता है। दरअसल वो अभी कमजोर है और थका हुआ भी, इसलिए पानी में भी उसे उसका नकली हाथ भारी लग रहा है। गर्ड्स पानी में डूबता हुआ याद करता है कि जब भी कास्का पानी के करीब गई उसके साथ कभी अच्छा नहीं हुआ। जो उन दिनों की कुछ धुंधली यादें हैं जब कास्का ठीक हुआ करती थी, कम से कम उसकी है तो। गर्ड्स की आंख खुलती है शिप के कमरे में जहां सब उसकी फिक्र कर रहे हैं, जो लगभग मरते मरते बचा और उसे डूबने से रोड्रिक ने बचाया। गर्ड्स तुरंत ही कास्का के लिए उठता है, जिस पर उसे बताया जाता है कि फानेसी उसे हॉट बाथ करा रही है। ये सुनते ही गर्ड्स रिलैक्स हो जाता है और श्रीके वहां से सभी को भेजती है ताकि गर्ड्स आराम कर सके। वहीं मैग्निफिको की भी सी सिकनेस से हालत खराब है और वो अभी दूसरे कमरे में आराम कर रहा है। श्रीके गर्ड्स को फिर उठाती है ताकि वो अपना जादुई तालिस्मान गर्ड्स के ब्रांड पर बना सके और गर्ड्स अपने नकली हाथ को वहां देखता है जो कास्का को थाम न सकी और गर्ड्स को अपने कटे हाथ को देख अफसोस होता है कि उसका नकली हाथ तो बस एक लोहे का टुकड़ा है, वो चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले उसका हाथ तो वापस नहीं आएगा। श्रीके गर्ड्स के ब्रांड पर अब तालिस्मान बना रही है और साथ ही उसे महसूस हो रहा है कि गर्ड्स का पूरा शरीर तप रहा है, जिसकी तपन वो खुद भी महसूस कर सकती है। उसे याद आता है वो स्पेशल मोमेंट जब उसकी एस्ट्रल बॉडी गर्ड्स से जुड़ गई थी। वो गर्ड्स के चौड़े से पीठ को देखती है जिस पर जलने के निशान हर जगह पर हैं, जिससे उसकी एस्ट्रल बॉडी जुड़ी थी। इसी रोमांटिक मोमेंट को शेयर करते हुए वो गर्ड्स के ब्रांड पर अपना काम खत्म कर लेती है, जिसे एवलेरा वहीं से नोटिस कर रही है। श्रीके किसी तरह खुद को संभाल वहां से बाहर आ जाती है और उसे फिर याद आता है कि गर्ड्स रोड्रिक को उसके कास्का के साथ रिलेशन के बारे में बता ही रहा था कि वो वापस आ गई थी, लेकिन वो सेटिस्फाइड है कि उनके बीच कुछ स्पेशल रिलेशन है तो एटलीस्ट। वहीं कास्का की आंखों में साबुन चले जाने से कास्का परेशान हो रही है और बकेट से पानी निकाल फानेसी को भिगा देती है। फानेसी अभी भी परेशान है कि कास्का ऐसी क्यों है। गर्ड्स मरते मरते बचा कास्का की वजह से और वो हर बार खुद को ही खतरे में डालता है। उसका पूरा शरीर घाव के निशानों से भरा हुआ है, लेकिन तब भी कास्का को कोई समझ नहीं है। ये ठीक नहीं है कि कास्का गर्ड्स के सैक्रिफाइसेस को देख नहीं पा रही है, वो ये सब डिजर्व नहीं करता। कास्का बिना कुछ कहे ही खुद को साफ कर लेती है और फानेसी हेल्पलेस होकर बस उसे गले लगा लेती है क्योंकि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। वहीं बाहर नेविगेटर रोड्रिक को जानकारी देता है कि उनकी तरफ खतरा बढ़ रहा है। 3 सौदागरों का शिप जिनमें तोपें लगी हैं और उनकी फ्लैग 11th नेवी की ही है। कुछ समय पहले उनका कोई झंडा नहीं था, लेकिन उनकी शिप को देखते ही उन्होंने फ्लैग्स लगा लिए और वो उनकी तरफ ही बढ़ रहे हैं। रोड्रिक तुरंत ही क्रू को लड़ाई की तैयारी करने को कहता है और पूरा क्रू जोर शोर से तोपों को तैयार करने में लग जाता है, जिनकी हलचल नीचे गर्ड्स और उसकी टीम भी महसूस कर पा रही है। वो तीनों शिप तेजी से रोड्रिक की शिप की तरफ ही बढ़ रही है और उन शिप का लीडर है पायरेट बॉसमैन, जिनका पाला म्यूल और इसीद्रो से हुआ था ब्रिटानी सिटी के बंदरगाह पर। बॉसमैन तुरंत ही अपने आदमियों को उन पर हमला करने के लिए कहता है ताकि कैप्टन और ऑफिसर्स के बदले उन्हें हैंडसम पैसा मिल सके और वो तुरंत ही उन्हें पायरेट्स के फ्लैग लगाने के लिए कहता है, जिसका मतलब है मौत, और इसका अंदाजा रोड्रिक ने पहले ही लगा लिया था। सर्पिको तुरंत ही रोड्रिक के पास आता है और रोड्रिक उन्हें पायरेट्स की हमले की जानकारी देते हुए उन्हें छुपने के लिए नीचे जाने के लिए कहता है। सर्पिको की मदद के लिए पूछने पर रोड्रिक कहता है कि तुम जमीन पर पहले ही मेरी मदद कर चुके हो, लेकिन समंदर मेरे लिए छोड़ दो, और सर्पिको उस पर भरोसा के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इसीद्रो अभी भी ऊपर रहकर लड़ाई देखना चाहता है। रोड्रिक अपने आदमियों को भेज गर्ड्स और बाकियों को नाव के तहखाने में छोड़ने के लिए कहता है और सर्पिको से फानेसी का ख्याल रखने के लिए। वहीं पायरेट्स की नाव तेजी से रोड्रिक के शिप सी हॉर्स तक पहुंचने की कोशिश कर रही है ताकि रेंज में आते ही बॉसमैन
बॉसमैन हमला कर सके। तभी रोड्रिक हमला करने को कहता है और सी हॉर्स से तोपों का हमला होता है जो एक कॉर्नर शिप को तोड़ने लगती है। बॉसमैन देखता है कि उसका एक शिप सी लाउस तबाह हो रहा है जो सी हॉर्स के डबल रेंज वाली तोपों से हुआ। तभी सी हॉर्स का क्रू तेजी से तोपों को रीलोड कर एक और हमले से सी लाउस को तबाह कर देती है, जिसे देख बॉसमैन चीख ही रहा है। सी हॉर्स का हमला इतनी दूर से होने के बावजूद मिस नहीं हो रहा है और इतनी जल्दी उन्होंने दूसरा हमला भी कर दिया। बॉसमैन देखता है कि उन्होंने सी हॉर्स से पंगा लिया है जो 11th नेवी का है, जिसका एक किस्सा मशहूर है कि अकेले सी हॉर्स ने 5 चुड़ैल वॉरशिप को हरा दिया था, जिसका कैप्टन था रोड्रिक 11th नेवी का सेलिंग प्रिंस, और आज भी वही है। वहीं सी हॉर्स से हमला कंटिन्यूसली हो रहा है, जिसे देख इसीद्रो एक्साइटेड है और उनका हमला पायरेट्स की धज्जियां उड़ाते हुए एक और शिप को बर्बाद कर देती है। बॉसमैन किसी तरह खुद को संभाल अपने क्रू को उन पर हमला करने के लिए उकसा रहा है, लेकिन जीतने का रास्ता वो खुद भी सोच नहीं पा रहा है और रोड्रिक क्रू को शिप घुमाकर विंड के अगेंस्ट जाने को कहता है जो तेजी से उस दिशा में मुड़ रही है। बॉसमैन को ये रोड्रिक की बेवकूफी लगती है, क्योंकि हवा के अगेंस्ट में जाने का मतलब है तोपों की रेंज कम होना, जिससे निशाना नहीं लगेगा। पायरेट्स नेविगेटर शिप को मोड़ने की कोशिश करता ही है कि पायरेट शिप 2 बर्बाद शिप के मलबे के बीच फंस जाती है और तो दोनों तरफ से धुएं के कारण वो कुछ देख भी नहीं पा रहे हैं। अब बॉसमैन को रियलाइज होता है कि ये रोड्रिक का पहले से ही प्लान था। बॉसमैन तुरंत ही उस दिशा में फायर करने को कहता है जहां वो धुएं की वजह से शिप को देख नहीं पा रहे हैं। रोड्रिक कहता है कि विंड के अगेंस्ट में होने से शिप तिरछा हो जाता है, जिससे डेक पर निशाना लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है और पायरेट्स का हमला सी हॉर्स के डेक तक नहीं पहुंच रहा है। रोड्रिक फिर कहता है लेकिन ये पायरेट्स के लिए डिसएडवांटेज है, क्योंकि उनका डेक हमारी तरफ ही है और साथ ही उन पर हमला करने के लिए हमारे पास बेटर एंगल होगा। और सी हॉर्स के तोपों के दहाड़ते ही पायरेट शिप की शामत आ जाती है, जिसे बॉसमैन बस खुद को बचा ही रहा है और उसका पूरा शिप टूटता हुआ धुआं उगल रहा है। बॉसमैन देखता है कि शिप वहाँ नहीं है जहाँ वो सोच रहे थे, बल्कि शिप उनके पीछे है। साथ ही उनका शिप जल रहा है, जिससे अब वो नहीं लड़ सकते। बॉसमैन के पास अपना मन महसूसने के अलावा कोई और चारा नहीं है और वो पीछे हटने में ही भलाई समझते हुए बाकियों को छोड़ भाग जाता है। वहीं इसीद्रो भी इस अमेजिंग शिप फाइट को देख एक्साइटेड है। नेविगेटर के पूछने पर रोड्रिक पायरेट्स के पीछे जाने से मना कर देता है ताकि पायरेट्स खुद ही दूसरे पायरेट्स का शिकार बने और अभी के लिए वो अपने होने वाले मंगेतर का ख्याल रखना चाहता है। रोड्रिक इस जीत पर सभी को ड्रिंक करने के लिए अलाउ कर देता है और वो इसीद्रो को फानेसी तक इस जीत की खुशखबरी पहुंचाने के लिए कहता है, जो अभी शिप के तहखाने पर ही छुपे हुए हैं। गर्स का बुखार बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि उसके शरीर के जले हुए जख्मों के कारण पसीना बाहर नहीं निकल पा रहा है और तो और वो चेहरे से भी परेशान लग रहा है। फानेसी शिरके से गर्ट्स के नाइटमेयर को कम करने के लिए कहती है, लेकिन गर्ट्स अभी कमजोर है शरीर और मन से। उसका कुछ भी करना गर्ट्स की परेशानी बढ़ाएगी ही। गर्ट्स के अंदर जंजीरें हैं जो बेहद तनी हुई हैं, जिसने अभी के लिए उसके अंदर के डार्क बीस्ट को बांध रखा है। गर्ट्स का शरीर फिर तपने लगता है, क्योंकि उसके अंदर का डार्क बीस्ट अंदर ही छटपटा रहा है। वो कहता है कि ये मत समझो कि मुझे काबू में कर लिया गया है, जैसे ही तुम दोबारा आर्मर को पहनोगे मैं आजाद हो जाऊंगा। उस जादूगरनी को लगता है कि उसने मुझे पाल, लेकिन ये कुछ समय के लिए है। तुम्हारे कंपेनियन जो तुम्हारे सबसे करीब हैं, जितना करीब आएंगे उतना ही मौत के करीब होंगे और किसी दिन उनके भी चिथड़े फैले होंगे इक्लिप्स इवेंट की तरह। जितना कीमती वो होंगे तुम्हारे लिए, उतना ज्यादा होगा खोने के लिए। कोई भी उससे भाग नहीं सकता। तब मैं तुम्हें कंज्यूम कर लूंगा। हमें हॉक का शिकार में जाना चाहिए ताकि हम उसे चीर सकें, लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। डार्कनेस में अपनी सांसें थामे, अपनी शक्तियां बचाएं। और तभी गर्ट्स की आंखें खुलती हैं और वो वहाँ सभी को देखता है। गर्ट्स को अभी उस नाइटमेयर के बारे में कुछ याद नहीं है। तभी वहाँ इसीद्रो आ जाता है और चीखता हुआ बताता है कि वो जीत गए। दरअसल तोपों की तेज आवाज में वो अपनी नॉर्मल आवाज खो दिया है और गर्ट्स अभी ऊपर जाना चाहता है। वहीं क्रू की पार्टी हो रही है, जहां आजान और सभी मिलकर जीत का जश्न मना रहे हैं और शिप ढलते सूरज की दिशा में बढ़ रहा है। पग दारू के नशे में डोलता हुआ और शराब के लिए एप्पल के बैरल के पास आता है और इसी चक्कर में अंदर ही फंस जाता है। तभी वहाँ मैग्निफिको रोड्रिक को लेकर आता है एक इम्पोर्टेंट बात करने के लिए। मैग्निफिको कहता है कि उसने दूसरे सेलर से सुना है कि स्केलिंग आइलैंड जहां वो लोग जा रहे हैं वो किस्से कहानियों का एल्फ का आइलैंड है। मैग्निफिको फिर कहता है कि मैं एक सौदागर हूँ और हमारे पास प्रूफ के तौर पर एल्फ भी हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो अपनी शिप और फायर पावर से, ताकि हम एल्फ आइलैंड को जीत सकें। ये बात रोड्रिक के लिए भी चौंकाने वाली होती है। मैग्निफिको फिर कहता है कि तकरीबन हर नेशन में एल्फ का किस्से कहानियों में जिक्र है और अगर हम वहाँ कब्जा कर लें तो हमारे लिए वो सोने की खदान की तरह होगी। एल्फ को हम पकड़कर दुनिया के रॉयल्स और नोबल्स को बेचेंगे। हम उनकी पैदावार करेंगे और बड़े मार्केट्स में बेचेंगे, जहाँ हजारों लोग
इन्हें खरीदना चाहेंगे। रोड्रिक कहता है कि मुझे पूछने के बजाय क्यों ना तुम उससे ही पूछ लो, और मैग्निफिको बैरल के अंदर देखता ही है कि वहाँ पक सेब खा रहा है, जिसे देख उसके भी होश उड़ जाते हैं। पक वहाँ से जा ही रहा होता है कि मैग्निफिको उसे रोक उसके साथ एक डील करता है कि वो उसे एल्फ आइलैंड का राजा बना देगा। पक को उसकी ये डील पसंद आती है। मैग्निफिको चाहता है कि अंदर का कोई उसकी मदद करे उसका आइलैंड जीतने में, तो वो उसे वहाँ का राजा बना देगा। अब पक खुद को राजा समझते हुए मैग्निफिको के सिर को अपनी शाही गद्दी समझ बैठ जाता है। रोड्रिक वहाँ से जा ही रहा होता है कि उसे बाउंड्री में जूते दिखते हैं और ऊपर देखने पर उसे लुकआउट पर फानेसी दिखती है, जो अब रोड्रिक का हैरत का कारण है। रोड्रिक फानेसी को आवाज देकर उसे वहीं रुकने को कहता है और उसकी तरफ मदद के लिए ऊपर चढ़ ही रहा होता है कि वहाँ सिर्पिको भी आ जाता है। रोड्रिक फानेसी से उसके वहाँ इतनी ऊपर होने का कारण पूछता है, जिस पर फानेसी कुछ नहीं कहती और उसे ठंड लगता देख रोड्रिक उसे अपनी कोट पहना देता है। फानेसी बताती है कि आज वो मेजर ट्रेनिंग के दौरान मास्ट के ऊपर से उड़ी और उसने ऊपर से ही शिप और समंदर को देखा। जब वो आकाश में थी उसे उड़ने की खूबसूरती समझ में आई। वो आजाद थी, कहीं भी जा सकती थी, कुछ भी कर सकती थी, लेकिन जब वो वापस आई तो उसे लगा कि वो समंदर में एक बूंद से भी छोटी है। मैं किसी काम की नहीं हूँ, इवन श्रिके की तरह मरहम पट्टी भी नहीं कर सकती। रोड्रिक कहता है कि सच में तुम्हारे कंपेनियन लाजवाब हैं अपने आप में, लेकिन जब हम शिप चलाते हैं तो हमें ऑफिसर, गनर, ट्रूप, सेलर, कुक, डॉक्टर सभी की जरूरत पड़ती है, और अगर वो सभी अपना काम ना करें तो शिप नहीं चलेगा। क्या तुम खासकर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो ताकि बाकी लोग ठीक से अपना काम कर सकें? इस हिसाब से तुम्हें नहीं लगता कि वो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा थैंकफुल हैं? आफ्टर ऑल गर्ट्स ने अपनी सबसे कीमती चीज उसने तुम्हारे हवाले कर रखा है। फानेसी को रियलाइज होता है कि रोड्रिक सही कह रहा है और उसका कॉन्फिडेंस फिर लौट आता है। वहीं सभी आराम कर रहे हैं और सर्पिको एज यूजुअल फानेसी पर नजर रखे हुए हैं, और वहीं गर्ट्स जिसकी आंखों से अभी नींद कोसों दूर है और चांदनी रात में शांत समंदर को देख रहा है। और यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। तो दोस्तों हमने बरसक मांगा 286 से 290 कवर किया है। बरसक मांगा के नेक्स्ट पार्ट में युद्ध अगले लेवल पर जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।